बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड डिस्कस कर रहे थे। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो हम इसमें से फाइफो और लाइफो लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेटेड एवरेज क्या होता है? तो हमने कहा वेटेड एवरेज क्या होता है कि हम जब इन्वेंट्री रेगुलर नेचर में परचेज कर रहे होते हैं तो उसकी प्राइस अप एंड डाउन हो रही होती है। तो इस मेथड के तहत हम क्या करते हैं कि जब भी प्राइस में चेंज होता है तो हम उसको एवरेज आउट कर लेते हैं और हम अपने स्टोर के अंदर एक एवरेज प्राइस के ऊपर इन्वेंट्री रखते हैं जिसके ऊपर बाद में हम इशू करते हैं। कहता है अंडर दिस मेथड एवरेज कॉस्ट ऑफ यूनिट इज कैलकुलेट एंड यूनिट आर इशूड एट द एवरेज कॉस्ट। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास 100 यूनिट इस टाइम पड़े हुए इन्वेंट्री में 8 की प्राइस के ऊपर। फॉलोइंग आर द रिसीव्ड एंड इशू। तो हमने ये रिसीव किया 100 यूनिट 8.5 पे, फिर हमने इशू किया 100 यूनिट, फिर रिसीव किए हमने ये यूनिट्स एंड देन फिर हमने ये इशू किए। तो कहता है प्रिपेयर द मटेरियल लेजर कार्ड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। तो मेथड कौन सा हमने यूज करना है? फाइफो और एवरेज मेथड। तो इसको हम वेटेड एवरेज भी कहते हैं, एवरेज मेथड भी कहते हैं। तो इससे हमने अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास टेबल बन गया। उसी तरह डेट आ जाएगी, रिसीव पोर्शन, इशू एंड बैलेंस आ गया। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी को हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है 100 यूनिट्स का और 100 यूनिट्स हैं और 8 की प्राइस के ऊपर 800 का। तो ये हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है 1 जनवरी को। उसके बाद हमने क्या किया? 1 जनवरी को हमने परचेज किया। 1 जनवरी को हमारे पास रिसीव हुआ है 100 यूनिट 8.50 से 850। अब बैलेंस हमारे पास एट द एंड क्या होगा? तो वेटेड एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा? जब भी प्राइस चेंज होगी, जस्ट लाइक जिस तरह ये इन्वेंट्री 8 पे है, ये इन्वेंट्री 8.5 पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज आउट करना पड़ेगा। एवरेज आउट करने का मेथड तरीकाकार क्या है कि हम यूनिट्स के अंदर यूनिट्स को सम अप कर लेते हैं। तो 100 को 100 में सम अप किया तो ये कितना बन गया? 200। उसके बाद हम वैल्यू, टोटल वैल्यू के अंदर टोटल वैल्यू को सम अप कर लेते हैं। तो 800 टोटल वैल्यू थी और इधर टोटल वैल्यू 850 थी, तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 1650। और लास्ट में हम क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट पे। इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 1650 को 200 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 8.25। तो ये हमारे पास था एट द एंड ऑफ द डे इन्वेंट्री बची। उसके बाद क्या हुआ? हमने 5 जनवरी को इन्वेंट्री इशू की है। 5 जनवरी कितनी इन्वेंट्री इशू की है? 100। हमारे पास स्टोर में देखें तो 200 इन्वेंट्री पड़ी है 8.5। तो इसमें से हम 100 इशू कर देंगे 8.25 से। तो हमारे पास ये बन जाएगा 825। अब 100 इस 200 में से हमने 100 इशू कर दिया और 100 जो हमारे पास बैलेंस में आ जाएगा। तो 100 यूनिट है 8.25, तो 825 टोटल अमाउंट पड़ी हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे। उसके बाद क्या हुआ? हमने फिर रिसीव किया है 200 यूनिट। वैल्यू बनी थी उनकी 8.85 के हिसाब से 1770। अब जब बैलेंस करेंगे तो उसी तरह टोटल वैल्यू के अंदर टोटल वैल्यू को सम अप करेंगे। टोटल वैल्यू थी हमारे पास 825 बैलेंस में और न्यू हमारे पास है 1770। तो टोटल वैल्यू जो हमारे पास इस टाइम बैलेंस में आई वो आई 2595। उसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल बैलेंसिंग यूनिट के अंदर न्यू बैलेंस यूनिट्स को ऐड कर लेंगे और वो हमारे पास बने 300। और लास्ट में हम टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे। 2595 डिवाइड बाय 300, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट जो बनेगी वो बनी 8.65 और ये हमारे पास बैलेंस आ गया एट द एंड ऑफ डे। 8 जनवरी के बाद हमने क्या किया? 15 जनवरी को हमने फिर परचेज किया है। हमने 100 यूनिट परचेज किए हैं
वैल्यू क्या थी 9.25, टोटल वैल्यू बनी 925। अब अगर बैलेंस देखेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा वही एक्सरसाइज करेंगे। बैलेंस में टोटल वैल्यू थी 2595, उसके अंदर न्यू वैल्यू 925 सम अप करेंगे, तो सम अप करके टोटल वैल्यू हमारे पास बन गई 3520। उसके बाद जो बैलेंस के अंदर हमारे पास यूनिट्स पड़े थे उसके अंदर हम न्यू यूनिट्स ऐड कर देंगे, तो टोटल यूनिट बने हमारे पास 400। और उसके बाद हम टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे, तो 3520 डिवाइड बाय 400, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई 8.80। तो ये एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास बैलेंस आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, अगर हम डेट देखें तो हमारे पास 25 डेट आ रही है। 25 जैन को हमने क्या किया, इशू किए हैं 220, तो 220 यूनिट इशू किए। हमारे पास टोटल यूनिट पड़े हुए 400, उस 400 8.8 पे उस 400 में से 200 हम इशू कर देंगे, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 8.80, तो हमारे पास आ गया 1936। हमारे पास बैलेंस में 200 इधर चले, 200 हमने इधर भेज दिए, तो बैलेंस में हमारे पास कितने रह गए 180 यूनिट्स, और इनकी प्राइस कितनी थी 8.80 मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1584। तो ये हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे ये बैलेंस रह गया। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो आ रही है हमारे पास 31 जैन आ रही है। 31 जैन को हमने क्या किया, 80 यूनिट इशू किए हैं। स्टोर में इस टाइम हमारे पास कितने यूनिट पड़े हैं 180, 180 में से 80 इशू कर देंगे, तो 80 इशू किए 8.80 पे, हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 704। और एट द एंड ऑफ द डे इस 180 में से 80 इशू हो गए, तो बाकी हमारे पास किधर चले जाएंगे क्लोजिंग में 100 यूनिट, किस प्राइस पे 8.80, वैल्यू बनेगी 880। तो ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट होकर आ गई। अब अगर इस वेटेड एवरेज में देखें तो हमने सबसे पहले 100 यूनिट इशू किए 8.25 पे, फिर 220 इशू किए 8.8 पे, फिर 80 यूनिट इशू किए 8.80 पे। और अगर हम इसको क्लोजिंग बैलेंस देखें तो इस टाइम हम 100 यूनिट पड़े हुए 8.80 पे। इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इशू इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम वैल्यू पे सेम कॉस्ट पे पर यूनिट पे कैलकुलेट होती है जी। तो देखें वेटेड एवरेज के अंदर हमने कहा था कोई तीनों मेथड में हमें दो चीज़ें हमें पता चलती हैं। फर्स्ट वन तो हमें ये हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इशू इन्वेंट्री कितनी है। तो इस अगर आप वेटेड एवरेज के अंदर देखें तो कॉस्ट ऑफ इशू इन्वेंट्री तो हमने 825, 1936 एंड 704 इन तीनों को सम अप करेंगे, तो तीनों को सम अप करें तो ये वैल्यू बन रही है 3545। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इशू इन्वेंट्री। और अगर हम दूसरी चीज़ हमें चाहिए थी क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री इस मेथड में कैलकुलेट हुई 880। अब अगर हम कंपैरिजन करें तीनों मेथड का, तो तीनों मेथड में हमने दो चीज़ें कैलकुलेट की हैं। एक हमने कैलकुलेट की है कॉस्ट ऑफ इशू इन्वेंट्री, और दूसरा हमने कैलकुलेट किया है वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। और तीनों मेथड से अगर हम कंपेयर करना चाहें तो यहाँ पर बना लेते हैं। फर्स्ट वन मेथड जो हमने यूज़ किया था वो था हमारे पास FIFO। सेकंड मेथड जो हमने कैलकुलेट किया था वो था हमारे पास LIFO, और थर्ड था हमारे पास वेटेड एवरेज या एवरेज मेथड। तो जब FIFO मेथड में हमने कैलकुलेशन की थी तो FIFO मेथड के अंदर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो इशू इन्वेंट्री थी वो हमारे पास आई थी 3420, और एंडिंग इन्वेंट्री आई थी 925। लाइफो के अंदर इशू इन्वेंट्री जो 3545 एंड कॉस्ट एंडिंग इन्वेंट्री आई थी 800। और अगर एवरेज मेथड से देखें तो हमारे पास टोटल वैल्यू थी 3545 और एंडिंग इन्वेंट्री आई थी हमारे पास 880। तो अगर हम अब देखें यहाँ पर कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तीनों में डिफरेंट आ रही है और एंडिंग इन्वेंट्री भी तीनों में डिफरेंट आ रही है। और यही वजह बनती है कि जब कोई कंपनी इन तीनों मेथड्स में से किसी मेथड को चेंज करते हैं तो उसका प्रॉफिट चेंज हो जाता है।
तीनों मेथड्स के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तीनों मेथड्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। थी हमारे पास 3, 4, 6, 5 और उसमें एंडिंग इन्वेंटरी जो थी हमारे पास 880 और एवरेज मेथड के अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आई थी 3545 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास आई है 880। तो देखें यहाँ से हमें पता चल रहा है, कंपैरिजन अगर हम करना चाहें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि तीनों मेथड्स के अंदर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो होती है वो डिफरेंट आती है और एंडिंग इन्वेंट्री जो की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट आती है। और इसी वजह से जब कंपनी इन तीनों मेथड्स को यूज़ करती है तो उसके प्रॉफिट के ऊपर डिफरेंट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सेम सेल एंड परचेज के ऊपर। तो इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल दीज मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।